नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। रेल इन्फो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज के प्रश्न एवं उत्तर जो व्याख्या सहित देखेंगे। पेन और कॉपी लेकर वीडियो देखें ताकि नोट कर सकें। आप सभी से निवेदन है कि इस टेस्ट सीरीज के सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उत्तर देने की कोशिश करें। इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप कर दें। आइए बिना देर किए हुए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। यह टेस्ट आज दूसरा दिन है, दूसरा टेस्ट है। इस टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन होंगे कुल। जो आज दूसरा दिन में सिर्फ साइंस का क्वेश्चन डाला गया है, सिर्फ साइंस का ही क्वेश्चन होगा। आइए बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है मानव शरीर में गैसों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। तो पहला कथन सही कह रहा है, मानव शरीर में गैसों का परिवहन रक्त के माध्यम से ही होता है। और दूसरा माध्यम जो है वो लसिका है, लसिका। तो रक्त के माध्यम से होता है, यह सही कथन कह रहा है। कथन नंबर 2, ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है क्योंकि ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलती नहीं है। तो इस दूसरा कथन में आप पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, ये सही है। लेकिन अगला पार्ट क्योंकि जो दिया है क्योंकि ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलता नहीं है, ये गलत है, ये वाला गलत है। तो इसीलिए कथन नंबर 2 गलत हो गया। और कथन नंबर 3, संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा में घुलकर होता है। तो ये भी कथन गलत है। आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है और ऑक्सीजन के परिवहन आरबीसी में के माध्यम से 97% होता है तथा ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुल करके 3% परिवहन होता है। ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुल करके 3% परिवहन होता है। अब 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है आरबीसी के माध्यम से होता है तथा 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है और 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा में घुलकर होता है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, केवल एक सही। आइए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि कार्बन में कई विलक्षण गुण विद्यमान होते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बन का एक विलक्षण गुण नहीं है? विलक्षण गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है कि कार्बन परमाणु आपस में संयोग कर श्रृंखला बना सकते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। पहला कथन सही है, ठीक। कार्बन अनेक धातुई तत्वों से संयोग कर यौगिक का निर्माण कर सकता है। दूसरा कथन गलत है। कार्बन अनेक धातुई तत्वों से संयोग कर यौगिक का निर्माण करता है, तो कार्बन जो है धातु से क्रिया नहीं करता। कार्बन क्षार धातुओं की तरह न तो विद्युत धनात्मक है और न ही हैलोजन की तरह विद्युत ऋणात्मक है। ये भी कथन सही है। कार्बन जो है क्षार धातुओं की तरह न तो विद्युत धनात्मक है और न ही हैलोजन की तरह विद्युत ऋणात्मक है, कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि सभी जैव कोशिकाओं में कार्बन अनिवार्य तत्व के रूप में पाया जाता है, यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है वो कथन गलत है।
कार्बन अनेक धातुई तत्वों से संयोग कर यौगिक का निर्माण कर सकता है, एक गलत कथन है। अगला प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 3 कहता है कि पिटोट नल्ली की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है। तो पिटोट नल्ली के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। तो पिटोट नल्ली जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या काम है, ये जाने पहले। तो पिटोट नल्ली जो है वो तरल के प्रवाह वेग का मापन करता है। पिटोट नल्ली का जो कार्य है तरल के प्रवाह वेग का मापन करता है, जो बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। जो बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है, वो भी किसे धारा रेखीय प्रवाह के सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली के। तो पिटोट नल्ली की कार्य प्रणाली जो है वो आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा, बर्नौली प्रमेय। अगला प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 4 है, कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना किस मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम मस्तिष्क और ऑप्शन नंबर डी कहता इनमें से सभी। तो आप लोग जानते होंगे कि अग्र मस्तिष्क में 2 हिस्सा है, सेरेब्रम और दूसरा डाइएन्सेफलॉन। मध्य मस्तिष्क में जो आता है वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आता है, मध्य मस्तिष्क में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मध्य मस्तिष्क में। और पश्चिम मस्तिष्क में आता है सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेटा पश्चिम मस्तिष्क में आता है। तो आप लोग को आंसर मिल गया होगा, कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन इससे बनता है कि कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना का कार्य क्या है या किस शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना जो है वो आँख पर नियंत्रण करता है, आँखों पर नियंत्रण करता है। तो इसका संबंध आँख से है। कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना जो है उसका संबंध आँख से है। एक और है कि कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना से संबंधित कि क्रूरा सेरेब्री का संबंध किससे है, क्रूरा सेरेब्री। तो क्रूरा सेरेब्री का संबंध कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना से ही है, जो भी आँख पर नियंत्रण रखने का काम करता है, कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना। अगला प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं। 5 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में बदला जा सकता है। दूसरा कथन कहता है कि दाब घटाकर और ताप बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है। तो आप लोग जानते होंगे कि किसी ठोस को अगर गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा और द्रव को गर्म करेंगे तो वो गैस में बदलेगा। लेकिन जब गैस को ठंडा करेंगे तो वो द्रव में बदलेगा और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में बदलेगा। तो ताप घटा करके वास्तविक गैस को द्रव में बदलेंगे, ताप घटाएंगे तभी तो गैस को द्रव में बदलेंगे। तो ताप यहाँ पे घट रहा है तो वास्तविक गैस को द्रव में बदलेंगे। ठीक, मतलब गैस के पार्टिकल जो होते हैं, कण होते हैं, दूर होता है, तो उसको ऊपर दाब लगा करके और द्रव में बदलें तो पार्टिकल को नज़दीक किया जाएगा, तभी तो द्रव के पार्टिकल मजबूत होंगे। तो दाब लगा करके पार्टिकल नज़दीक करेंगे तो दाब बढ़ा करके। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही, कथन नंबर ए सही है। तो ये सही है तो बी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर जो आया है वो ऑप्शन नंबर ए आया है, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक।
ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। 6 कहता है कि एक ठंडी रात में खुली जगह में रखी एक लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज़्यादा ठंडी प्रतीत होती है। इसका क्या कारण है? क्या कारण है से पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि ऊष्मा की जो चालकता है वो लकड़ी की तुलना में लोहा की ऊष्मा चालकता अधिक है, और लोहा की तुलना में लकड़ी की जो ऊष्मा चालकता है वो कम है। और जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। और समझिए कि लकड़ी का जो मान लीजिए कि ठंडी के दिनों में खुली बाहर जगह पर रखा गया है अगर लोहे की कुर्सी, तो लोहे की कुर्सी का टेम्परेचर 10 डिग्री पर आ गया है, और अपना हाथ, आदमी का हाथ, मानव का हाथ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा का ट्रांसफ़र होगा, इसीलिए लोहे की कुर्सी को छूने पर ठंड लगती है ज़्यादा। और लकड़ी की कुर्सी है तो लकड़ी की कुर्सी कुचालक है तो उसका जो है टेम्परेचर लकड़ी की कुर्सी का जो है नहीं घटता है और सामान्य बना रहता है। वही मानव जब छूता है तो उसे ठंड की महसूस कम होता है। तो इसमें ऐसे इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊष्मा चालकता में अंतर के कारण। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि एक जीवित कोशिका के निर्माण में भाग लेने वाले जैव अणु का सही क्रम है। तो जीवित कोशिका में जो जैव अणु होता है वो सबसे अधिक जल होता है, जल के बाद दूसरा नंबर पर प्रोटीन होता है, तीसरा नंबर पर न्यूक्लिक अम्ल होता है, चौथा नंबर पर कार्बोहाइड्रेट होता है, पांचवा नंबर पर वसा होता है, छठा नंबर पर अन्य आयन होता है। ये सब घटते क्रम होता है। सबसे ज़्यादा जल होता है, दूसरा नंबर पर जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो इस सही क्रम को बनाएंगे तो इसमें जल है, पहला नंबर ऑप्शन में जल है, जल के बाद कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड में वसा है और प्रोटीन है। तो कार्बोहाइड्रेट से पहले जो है हमको प्रोटीन आना चाहिए था, क्या कि प्रोटीन दूसरा नंबर पर आता है। एक नंबर पर ये है, 2 नंबर पर ये आता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो आते हैं चौथा नंबर पर, और लिपिड जो है आता है 5वां नंबर पर। तो एक के बाद 2 तो गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा चलते हैं, जल, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो जल के बाद लिपिड, ये भी गलत हो गया। जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यह सही है। एक बाद 2 के बाद कार्बोहाइड्रेट 4 और प्रोटीन लिपिड है 5। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चौथी कक्षा में E4 तथा तीसरी कक्षा में E3, तो निम्नलिखित से कौन सा कथन संबंध सही है? तो नील्स बोर प्रमेय के अनुसार नाभिक से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि KLMN है, ठीक। तो K सबसे नज़दीक की कक्षा हो गया, उससे दूर L, उससे दूर M, और सबसे दूर N की कक्षा हो गया, ठीक है। अब ये एक होता है, पहली की कक्षा सबसे नज़दीक कक्षा, पहला कक्षा K हो गया, दूसरा कक्षा L हो गया, तीसरा कक्षा M हो गया, और चौथा कक्षा हो गया N। तो यहाँ पे कह रहा है कि चौथी कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा होगा।
तो E4 होगा E3 से ज़्यादा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला प्रश्न 9 की तरफ चलते हैं। 9 कहता है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न करता है, तो रुकने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल दे दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ब्रेक लगाए जाने पर जो मंदन, तो ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। मतलब A = होता है सूत्र अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में t समय। तो वेग हो गया यहाँ पे, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। इसका आंसर बता देते हैं आपको। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन डी 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। अगला प्रश्न, भारत में कुल संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो हिस्सा है, नवीकरणीय ऊर्जा कहते किसको हैं ये पहले समझिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय गैस, जल ऊर्जा, वैसा ऊर्जा जिसे प्राप्त करना आसान हो तथा भविष्य में समाप्त न होने की उम्मीद हो, इसी को नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही है, 23.39%। भारत में कुल संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो 23.39%। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डार्विनवाद या प्राकृतिक चुनाववाद से संबंधित नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित नहीं है, डार्विनवाद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कहता है विभिन्नता की सर्वव्यापीता। ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रजनन की तेज दर। ऑप्शन नंबर सी कहता है अस्तित्व के लिए संघर्ष। अब उपार्जित लक्षणों की वंशगति, तो उपार्जित लक्षणों की वंशगति का जो संबंध है वो डार्विनवाद से नहीं है, इसका संबंध जो है लैमार्क से है, अंगों के उपयोग और अनुपयोग से संबंधित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपार्जित लक्षणों के वंशगति। ऑप्शन नंबर डी, उपार्जित लक्षणों के वंशगति। अगला प्रश्न 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है। तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर डी आर्गन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हीलियम। ऑप्शन नंबर सी हीलियम कितना है 4 केल्विन है, 4 केल्विन। अगला प्रश्न संख्या 13, फेन प्लावन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो फेन प्लावन विधि जो है जिससे सल्फाइड अयस्क से अशुद्धि को हटाते हैं, फेन प्लावन विधि से सल्फाइड अयस्क से अशुद्धि को हटाते हैं। मतलब समझ लीजिए कि सल्फाइड अयस्क के शुद्धिकरण के लिए जो है ना फेन प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका संबंध सल्फाइड अयस्क से होगा। तो कैल्को जो पायराइट है वो सल्फाइड अयस्क का अयस्क है, कैल्कोपायराइट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया। कैलामाइन का संबंध जिंक से है। कैलामाइन का संबंध किससे है तो जिंक से है, जिंक से। और बॉक्साइड का संबंध जो हो गया एल्यूमिनियम से है। और हेमाटाइट का संबंध लोहा से हो गया।
तो सल्फर से संबंधित है वो कैल्कोपाइराइट है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, मानव शरीर में निषेचन क्रिया के कितने सप्ताह बाद भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी 2 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी 3 सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी 4 सप्ताह। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए 1 सप्ताह। 1 सप्ताह। वह कोलाइड विलयन जिसमें एक द्रव पदार्थ एक ठोस परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं इसका क्या का ऑप्शन है। ऑप्शन देखता हूँ इसका 15 का। ऑप्शन नंबर ए जेल, ऑप्शन नंबर बी पायस, ऑप्शन नंबर सी मिसेल्स, ऑप्शन नंबर डी एरोसोल। प्रश्न यही कहता है कि वह कोलाइड विलयन जिसमें एक द्रव पदार्थ एक ठोस परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जेल, ऑप्शन नंबर बी पायस, ऑप्शन नंबर सी मिसेल्स, ऑप्शन नंबर डी एरोसोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो गया जेल। ऑप्शन नंबर जेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेल सही उत्तर। अगला प्रश्न 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कहता है पहला कि आर्द्र हवा में ध्वनि का चाल शुष्क हवा में ध्वनि की चाल से अधिक होता है। पहला कथन कहता है कि आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल शुष्क हवा में ध्वनि की चाल से अधिक होता है। कथन एक सही जवाब। दूसरा कथन कहता है कि आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा के घनत्व से अधिक होता है। दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ठीक है, ठीक। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में क्या कहता है कि जैव मंडल संचय बायोस्फीयर रिजर्व किस क्षेत्र में मानव को कोई भी क्रियाकलाप करने की आज्ञा नहीं होती है? तो जैव मंडल संचय बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको बनाने की जो अनुमति देता है, निर्माण करने की जो अनुमति देता है, मान्यता देता है, वो देता है यूनेस्को देता है। और जैव मंडल शासन क्षेत्र के 3 कोर होते हैं, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और पेरिफेरल क्षेत्र। सबसे अंदर के क्षेत्र कोर क्षेत्र के बाहर बफर क्षेत्र, बफर क्षेत्र के बाहर पेरिफेरल क्षेत्र। तो कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र में जीव वैज्ञानिक को रिसर्च के लिए आज्ञा होता है, अनुमति होता है जाने के लिए। सामान्य मानव कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र में नहीं जा सकता है, प्रतिबंधित होता है। पेरिफेरल क्षेत्र एक वैसा क्षेत्र है जिसमें सामान्य मानव गतिविधियां जो होता है वो होते रहते हैं, सामान्य मानव गतिविधियां। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र में कोई भी नहीं जाएगा, परमिशन सिर्फ और सिर्फ जो है वो जीव वैज्ञानिक को ही है रिसर्च करने के लिए। अगला प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है विद्युत का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। कथन एक गलत हो गया। विद्युत का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है। दूसरा कथन कहता है ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। कथन 2 सही है। तरल का प्रवाह उच्च दाब में निम्न दाब की ओर होता है। तीसरा कथन भी सही है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और
3 सही जवाब। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न 19 की तरफ चलते हैं। 19 क्या कहता है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। कैल्शियम ऑक्साइड के 28 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगा? तो इस प्रश्न का आपको उत्तर बता देते हैं। जगह रहता तो हम यहाँ पे आप लोगों को बता देते, सोल्व कर देते, लेकिन जगह नहीं है इसलिए सोल्व नहीं कर सकते हैं, उत्तर बता देते हैं। तो इस प्रश्न का 19 का जो उत्तर हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। 3.0115 गुणे 10 की पावर 23। अच्छा, एक मोल में अणुओं की संख्या कितना होता है पता है? एक मोल में अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10 के पावर 23 होता है। अगला प्रश्न 20 की तरफ चलते हैं। तो 20 कहता है कि अर्धचालक के नैनो स्तर कणों का क्रिस्टलों का क्या कहा जाता है? प्रश्न क्या 20 कहता है कि अर्धचालक के नैनो स्तर कणों का क्रिस्टलों को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है क्वांटम डॉट्स कहा जाता है। क्या कहता है? क्वांटम डॉट्स कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृतजीवी पोषण, पहला कथन कहता है कि मृतजीवी पोषण में जीव भोजन तरल रूप में अवशोषित करते हैं। पहला कथन सही है। दूसरा कथन, परजीवियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होता है। दूसरा कथन भी सही है। प्राणी सम पोषण में जीव अपना भोजन तरल तथा ठोस दोनों ही रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरा कथन भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों सही। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। दांतों का दंतवल्क इनेमल तब क्षतिग्रस्त होने लगता है जब मुंह का पिच मान कितना 5.5 से कम हो जाता है तो इनेमल का क्षतिग्रस्त होने लगता है। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा? सी, 5.5 से कम होता। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है। अगला प्रश्न 23 कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो क्या होगा? तो इस प्रकार के प्रश्न से 3 प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। जब प्रकाश की किरण लंबवत प्रवेश करेगा तो बिना मुड़े, बिना चाल में परिवर्तन किए हुए सीधा लंबवत ही निकल जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाना, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न 24 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन स्टेरॉयड प्राकृतिक होते हैं? तो स्टेरॉयड कहने का मतलब है वसा प्रकृति के हैं। तो स्टेरॉयड कहने का मतलब है वसा प्रकृति के हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है एड्रिनल कॉर्टेक्स सही, वृषण सही, अंडाशय सही। इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। पहला अगला प्रश्न 25 की तरफ चलते हैं। 25 कहता है अधातुएं नॉन मेटल की अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो नॉन मेटल जो है अभिक्रिया नहीं करता है किससे? तो नॉन मेटल जो है अधातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन के साथ भी करता है, जल के साथ नहीं करता है। अधातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 26
26 कहता है दर्पण का एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/f यहाँ पर एक फार्मूला लगा लेंगे और बना लेंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी 60। अगला प्रश्न संख्या 27, वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताओं क्या कहलाती हैं। तो इस विभिन्नता को कायिक विभिन्नता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कायिक विभिन्नता कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए कायिक विभिन्नता। अगला प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल तथा क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सा धातु है जो अम्ल तथा क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो धातु जो है दो है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। वो धातु कौन कौन है, तो है जिंक और एल्युमिनियम। जिंक और एल्युमिनियम जो है वो धातु वैसे हैं जो अम्ल से अभिक्रिया तो करते हैं, क्षार से अभिक्रिया करते हैं। धातु क्षार से अभिक्रिया जल्दी करता नहीं है, लेकिन जो है एल्युमिनियम और जिंक जो है वो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन के प्रत्येक भाग में समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो कथन एक कहना है कि श्रेणी क्रम संयोजन के प्रत्येक भाग में समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा समान होता है और वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है। कथन नंबर 1 सही है। दूसरा, समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक भाग के आड़े में अक्रॉस समान विभवांतर आरोपित होता है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न 30 की तरफ चलते हैं। दूरसंचार कंपनी एयरटेल द्वारा शुरू की गई सेवा एयरटेल जीरो से आशय है। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी है। कुछ मोबाइल ऐप का निःशुल्क उपयोग इसे 2015 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न 31 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है। डीएनए कहाँ होता है, तो डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है। ऐसे डीएनए नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिल जाता है और हरित लवक में भी मिल जाता है, लेकिन मुख्यतः जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है वो मिलता है केंद्रक में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक डीएनए मिलता है। अगला प्रश्न 32 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 32 कहता है कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपयोग होता है। तो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में जो है वो प्रयोग होता है यूरेनियम। तो यूरेनियम का जो यहाँ पे दिया हुआ है अयस्क पिच ब्लेंड, क्या दिया है, पिच ब्लेंड। ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न 33, एक रेसिंग कार सीधी सड़क पर विरामावस्था से त्वरण लेते हुए 25 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। यह मानते हुए कि कार का त्वरण पूरे समय के दौरान एक समान है, उस समय में तय की गई दूरी क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 600
25 मीटर। अगला प्रश्न संख्या 34। ब्रायोफाइटा पौधे के निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभर को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है राइजोइड्स। क्या कहते हैं? राइजोइड्स। राइजोइड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ब्रायोफाइटा पौधा में तना पत्ती की संरचना होता है परंतु जड़ का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा में जड़ का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा का उदाहरण है मॉस, लीवरबट। ब्रायोफाइटा पौधा में जड़ के स्थान पर मूलाभास होता है जिसे राइजोइड कहते हैं। अगला प्रश्न 35। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से किसकी संख्या समान होती है? अगला प्रश्न 35। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से किसकी संख्याएं समान होती है? तो समान होती है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा सेल होगा। सेल मतलब कक्षा समान होता है। अगला प्रश्न 36 की तरफ चलते हैं। दो उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उसका क्या समान होगा? तो उसका वेग समान होगा। क्या होगा? वेग समान होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 37 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कुल को आलू कुल भी कहा जाता है? आलू कुल कहा जाता है सोलोनेसी कुल को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये सही कथन है। कुछ न्यूक्लिक अम्ल भी एंजाइम की तरह कार्य करते हैं जिन्हें एमिनोजाइम्स कहते हैं, ये कथन गलत है। कथन नंबर 2 जो है गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल ए। ठीक। अगला प्रश्न 39 की तरफ चलते हैं। साधारण जल H2O का 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है तो किस ताप पर भारी जल D2O का अधिकतम घनत्व होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न 40। मेलवेयर प्रसिद्ध करने का सबसे सामान्य पाथवे कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईमेल। अगला प्रश्न 41। जंतु जगत के जीवों की सर्वाधिक संख्या वाला संघ है, वो संघ है आर्थ्रोपोडा संघ। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? तो तत्व जो है पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण है, स्टेनलेस स्टील मिश्रण है और सिलिका भी मिश्रण है। आर्सेनिक एक तत्व है। आर्सेनिक क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, आर्सेनिक एक तत्व है। प्रश्न संख्या 43 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 कहता है कि 40 केजी लोहे के एक गोले तथा 20.5 केजी एल्युमिनियम के गोले के व्यास बराबर है। दोनों गोलों के किसी मीनार से एक साथ गिराया गया। जब ये गोले पृथ्वी से 110 मीटर ऊपर हैं तब उनका त्वरण समान होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए त्वरण समान होगा। अगला प्रश्न 44 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग जो है ऑप्शन नंबर सी भोजन विषाक्तन जो है वो जीवाणु जनित रोग है। भोजन विषाक्तन जीवाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। 45 नंबर प्रश्न कहा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड के 5.6 ग्राम में कैल्शियम आयनों की संख्या कितना होगा? इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी 6.022 गुने 10⁻²²। ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित द बिग 3 के अंतर्गत में कौन सा शामिल नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है
वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड बिग हैं। तो इसमें बिग नहीं है से पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए कहता है लिगामेंट तथा टेंडन एक प्रकार का उपकला ऊतक है, एक गलत है, एक गलत है। लिगामेंट अस्थि को जोड़ता है, सही। टेंडन मांसपेशी दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, सही है। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 48 की तरफ चलते हैं। रॉकेट में इस्तेमाल होने वाला क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल की कोशिका भित्ति अन्य पौधों के समान सेलुलोज की बनी होती है। पहला कथन सही हो गया। कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो गया। इसे प्रश्न का सही जवाब होगा 1, 2 और 3, तीनों हो जाएगा सही, सही कथन हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 50, निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो अयस्क सिनाबार जो है अयस्क है किसका? तो पारा का अयस्क है, सिनाबार पारा का अयस्क सही है। गैलेना सीसा का अयस्क है, लेड का, भी सही है। अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है, भी सही है। कैलामाइन तांबा का अयस्क है, एक गलत है। कैलामाइन जिंक का अयस्क है, कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन जिंक का अयस्क है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए टेस्ट सीरीज के सही प्रश्नों को देख लिए, सही प्रश्न समाप्त हो गया। अब अगला टेस्ट सीरीज नंबर 3 अगला वाला डेट में आएगा, कल आएगा। चलिए